आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन फॉर 11th एंड 12th अगस्त 2022। कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट करंट अफेयर सेशन के, जिनके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, तो ये आपने बताना है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लांगिया वायरस, तो इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। न्यूज देखते हैं। फर्स्ट न्यूज है, सिंगापुर ने डिक्लेयर किया पडांग को नेशनल मॉन्यूमेंट और 200 ईयर ओल्ड ये आइकॉनिक ग्रीन ओपन स्पेस है। इसको 75th नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। 9 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था। 57th नेशनल डे इस दिन सिंगापुर का ऑब्जर्व किया जाता है। इसी साइड से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का स्लोगन दिया था 1943 में। और विक्ट्री परेड जो थी जापानीज सरेंडर की साइलेंट से सिंगापुर से, ये सितंबर 12, 1945 को जो परेड की गई थी ये भी पडांग रीजन में हुई थी। देन नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने से क्या होगा कि इस साइट को प्रिजर्व किया जा सकेगा और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जा सकेगी अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक्ट। सेकंड देखते हैं, जस्टिस ललित को अपॉइंट किया गया है 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पढ़ते हैं डिटेल में। जस्टिस उदय उमेश ललित 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। देन ये सेकंड सीजीआई होंगे जिनको डायरेक्टली एलिवेट किया गया था बार से सुप्रीम कोर्ट में, और फर्स्ट ऐसे जो जस्टिस थे वो थे एसएम सीकरी। इनको भी बार से उठाकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था 1964 में, और ये 13th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं 1971 में। कैसे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है, पढ़ते हैं इसके बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1950 से लेकर 1970 तक प्रैक्टिस क्या थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। बट ये जो कन्वेंशन ये वायलेट हुई 1973 में, जब एएन रे को अपॉइंट कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। देन 1977 में अगेन ये कन्वेंशन वायलेट हुई जब एमओयू बैक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया बाय सुपरसीडिंग देन सीनियर मोस्ट जजेस। देन डिस्क्रिशन जो है ये गवर्नमेंट की जजेस को अपॉइंट करने की, कि गवर्नमेंट जिसको मर्जी चाहे उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रही थी, इसको कर्टेल किया गया सेकंड जज केस में, इसको रोका गया और सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि अब से जो सीनियर मोस्ट जज होगा सिर्फ उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा और किसी जज को आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना सकते हो। देन अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम नेसेसरी। कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, और इसमें प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन ले सकता है, और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के उनकी भी कंसल्टेशन ले सकता है प्रेसिडेंट, जैसा भी प्रेसिडेंट को ठीक लगे। बट सीजीआई की जो कंसल्टेशन है वो कंपलसरी है प्रेसिडेंट के लिए इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज, कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज कोई अपॉइंट करना है तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन ऑब्लिगेटरी है। बट जब नेक्स्ट सीजीआई को अपॉइंट करना है तो पुराने सीजीआई की जो कंसल्टेशन है वो प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन होती है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, पढ़ते हैं। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। देन जज होना चाहिए हाई कोर्ट का या हाई कोर्ट इन सक्सेशन का, वो फॉर 5 years। इसका मतलब है या तो किसी एक का हाई कोर्ट का 5 साल से जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट इन सक्सेशन, इट मींस 2 साल किसी और हाई कोर्ट में है, फिर 3 साल किसी और हाई कोर्ट में है, ऐसे भी चलेगा, बट टोटल 5 years होने चाहिए कम से कम। देन शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। देन डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। देन कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, बट रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 years। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रीटी साइन की है, ट्रीटी साइन करेगा दोनों कंट्रीज। फिल्म ट्रीटी इसको नाम दिया गया है और जो फॉर्मल नेम है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी।
ये ट्रीटी साइन करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इससे क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज मिलकर जो है फिल्म्स को को प्रोड्यूस कर सकेंगी। देन इस एग्रीमेंट के अंदर प्राइवेट, क्वाजी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं और मिलकर फिल्म्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। सो फॉर 15 ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटीज जो इंडिया ने साइन की हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। और इस एग्रीमेंट से क्या हुआ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। एक्सचेंज होगा आर्ट एंड कल्चर का, इंडिया जो अपनी सॉफ्ट पावर शो कर सकेगा। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी आर्टिस्टिक, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल पर्सोनल्स की जो ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन फैसिलिटीज में इन्वॉल्व हैं। देन इंडियन लोकेशंस को जो है यूज किया जा सकता है फिल्म शूटिंग के लिए, जिससे क्या हुआ इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो अर्बन पार्ट है उस स्कीम को। देन ये एक्सटेंशन है प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना की जिसको 2024 तक एक्सटेंड किया गया है। ये स्कीम पहले 2022 तक थी। इसको लॉन्च किया गया था स्कीम को 2015 में, जिसका एम क्या था कि 112 करोड़ होम्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना है बाय अगस्त 15, 2022। बट अभी कैबिनेट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है दिसंबर 31, 2024 तक, ताकि जो ऑलरेडी सैंक्शनड हाउसेज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सके। पढ़ते हैं स्कीम के बारे में। फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। दो स्कीम्स को सबस्यूम करके ये स्कीम बनाई गई थी। कौन सी थी वो दो स्कीम? राजीव आवास योजना एंड राजीव ऋण योजना, जो हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए थी दोनों ही स्कीम्स। देन 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसके अंडर जो अर्बन हाउसिंग शॉर्टेजेस थी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप जो सेक्शन है, देन मिडिल इनकम ग्रुप जो कैटेगरीज हैं, इनको हाउसिंग फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करनी थी। इसके अलावा जो स्लम डिवेलपर्स हैं उनको पक्का हाउस जो है यहां पे देना था। देन ये डिमांड बेस्ड होगी कि डिमांड असेसमेंट की जाएगी पहले कि कितने लोगों को यहाँ पे जरूरत है घर की, उस डिमांड के हिसाब से हाउसिंग फैसिलिटीज जो है कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। सेंटर एंड स्टेट जो है इसमें फंडिंग प्रोवाइड करेंगी। सेंटर 75% फंडिंग प्रोवाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट 25% फंडिंग। और नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये रेशो जो है 90:10 होगी। इट मीन्स 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगा एंड 10% वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट देगी। बेनिफिशियरीज कौन कौन है? अर्बन पुअर जिनके पास पक्का हाउस नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग, लोअर इनकम ग्रुप के लोग। और लोअर इनकम ग्रुप के लिए सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इट मीन्स उनको पक्का हाउस नहीं मिलेगा, बट उनको क्या मिलेगी? सिर्फ सब्सिडी मिलेगी घर बनाने के लिए। देन स्टेट यूटीज को यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो रीडिफाइन कर सकते हैं एनुअल इनकम क्राइटेरिया को, बट इसके लिए मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना जरूरी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया है 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आरबीआई के। कौन कौन है ये? एस गुरुमूर्ति एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट के वेटरन है सतीश के मराठे, इनको अपॉइंट किया है। इसके अलावा रवाथी अय्यर हैं एंड सचिन चतुर्वेदी, इनको भी यहाँ पे ऑफिशियल डायरेक्टर जो है, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बनाया गया है। पढ़ते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इस बोर्ड को इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। देन फुल स्ट्रेंथ कितनी है बोर्ड की? 21 मेंबर्स, जिसमें गवर्नर होगा और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी होंगे आरबीआई के। देन बोर्ड जो है एटलीस्ट 6 टाइम्स मिलेगा एक साल में और एटलीस्ट एक बार एक क्वार्टर में। देन आरबीआई एक्ट स्पेसिफाई करता है कि डेप्यूटी गवर्नर्स जो हैं एंड द गवर्नमेंट नॉमिनीज वो मीटिंग्स जो है अटेंड कर सकते हैं सेंट्रल बोर्ड की, बट उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कि जहां पे इक्वालिटी ऑफ वोट्स आ गई डायरेक्टर्स के बीच में, तो उस केस में गवर्नर जो होगा आरबीआई का, उसके पास कास्टिंग वोट है। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है कि मान लो 20 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, 20 मेंबर्स में से 10 वोट मिली हैं 2 कैंडिडेट्स को, या कोई भी मुद्दा है उसके ऊपर वोटिंग हुई है, 10 वोट्स फेवर में है, 10 अगेंस्ट में है। देन ऐसे केस में टाई हो जाएगा और इस टाई को तोड़ने के लिए गवर्नर जो है
उसके पास कास्टिंग वोट है। गवर्नर डिसाइड करेगा कि वो जो प्रपोजल है वो पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और रिजर्व बैंक जो ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनाई गई हो। आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से बनाया गया था अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो टेस्ट फायर करेगा इंजन्स फॉर गगनयान। लो अल्टीट्यूड एस्केप मोटर होगा ये, जो अपकमिंग मिशन है इसरो का गगनयान उसके लिए है। इससे क्या होगा, जो क्रू एस्केप सिस्टम है पूरे प्रोजेक्ट का, उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स डिप्लॉयड होंगे उसके लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में उस क्रू से वो बाहर निकल सकते हैं। पढ़ते हैं गगनयान मिशन के बारे में। ये मिशन किसका है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंडर क्या है कि 3 फ्लाइट होंगी जिसको ऑर्बिट में भेजा जाएगा। 2 फ्लाइट में अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी, कोई भी पर्सन नहीं होगा। 1 फ्लाइट जो होगी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी, इसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे। और इंडिया का फर्स्ट ये मिशन होगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। देन गगनयान मॉड्यूल जो है इसको ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है। इसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे इंक्लूडिंग अ वीमेन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। यह सर्कल करेगा लो अर्थ ऑर्बिट पे, जिसका एल्टीट्यूड कितना होगा, अराउंड 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। 5 से 7 डेज का इस प्रोजेक्ट का मिशन रहेगा। पेलोड क्या होंगे कि क्या रॉकेट कैरी करेगा? एक क्रू मॉड्यूल होगा जो एक स्पेसक्राफ्ट होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे। दूसरा क्या होगा, सर्विस मॉड्यूल होगा जिसके अंदर 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होंगे जो बूस्ट करेंगे स्पेस फ्लाइट को स्पेस में ले जाने के लिए। इसमें रॉकेट कौन सा यूज होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, GSLV MK3, दैट इज जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल MK3 वर्जन, ऑल्सो कॉल्ड LMV3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। 3 स्टेज ये हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो यूज किया जाएगा गगनयान मिशन के अंडर। जून 2019 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है इसरो का एंड रशियन गवर्नमेंट ओन्ड है एक एजेंसी ग्लावकोस्मोस, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के अलावा उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने में भी ग्लावकोस्मोस को से असिस्टेंस ली जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ओवर 7% ऑफ इंडियंस जो हैं वो डिजिटल करेंसी ऑन करते हैं। ये रिपोर्ट आई है अंकताड़ की, जो यूनाइटेड नेशन की ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग है ये कोविड पेंडेमिक में ज्यादा देखने को मिली है, इस टाइम पे मतलब ज्यादा राइज किया है। इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? यूक्रेन में। इंडिया का रैंक है 7th। तो आपने याद रखना है, इंडिया का रैंक है 7th। टॉप किया यूक्रेन ने, फॉलोड बाय रशिया एंड वेनेजुला। और इंडिया में 7.3% पॉपुलेशन के पास है डिजिटल करेंसी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डेवलपिंग जो टोटल टॉप 20 कंट्रीज हैं, टॉप 20 कंट्रीज में से 15 कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं डिजिटल करेंसी को होल्ड करने में। देन इस रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया है कि डिजिटल करेंसी शॉक्स जो हैं उससे प्राइवेट इंडिविजुअल को खतरा है कि क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होती रहती है, प्राइवेट रिस्क रहता है जिस वजह से। और अगर सेंट्रल बैंक इसमें स्टेप इन करने की कोशिश करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार करने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि वो फिर एक पब्लिक प्रॉब्लम बन जाएगी, कि सरकार के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगी। और अगर क्रिप्टो करेंसीज को मीन्स ऑफ पेमेंट, वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ पेमेंट बनने से नहीं रोका गया, तो ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डोमेस्टिक करेंसीज को अनऑफिशियली रिप्लेस कर देगी। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोआइजेशन। इससे क्या होगा कि ऐसी कंट्री की जो मॉनेटरी सोवरेनिटी है उसको बहुत बड़ा खतरा रहेगा। और क्रिप्टो करेंसीज आपको पता है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनक्रिप्टेड होती है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है कि जैसे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, कि एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को व्हाट्सएप पे मैसेज करता तो थर्ड पार्टी ट्रेस नहीं कर सकती ऐसे मैसेजेस को। क्रिप्टो करेंसी भी इनक्रिप्टेड है कि एक पर्सन ने अगर दूसरे पर्सन को
कोई डिजिटल करेंसी यहाँ पे सेंड की है, क्रिप्टो करेंसी सेंड की है, तो थर्ड पार्टी उसको ट्रेस नहीं कर सकती है, सेंट्रल बैंक भी ट्रेस नहीं कर सकता है, जिस वजह से गवर्नमेंट्स इनको लेजिटिमाइज नहीं करती हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि जो फर्स्ट कंट्री बनी जिसने क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज किया वो थी एल सल्वाडोर। तो ये आपने याद रखना है। और इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लॉक्स में यहां पे सेव की जाती है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अंकताड के बारे में पढ़ लेते हैं। अंकताड स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस्टेब्लिश की गई थी 1964 में एज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का, जो डील करती है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज के साथ। ये रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। करंटली अंकताड में 195 मेंबर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इसकी कहां पे हुई थी? जेनेवा में 1964 में। एंड सेकंड कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? इंडिया में, दैट इज इन 1968। ऑब्जेक्टिव क्या है अंकताड का? कि मैक्सिमाइज करना ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को, डेवलपिंग कंट्रीज की उनको असिस्ट करना, देन वर्ल्ड इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना इक्विटेबल बेसिस पे, देन पॉलिसी फॉर्मुलेट करना जितने भी एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट को लेकर, जैसे कि ट्रेड हो गया, एड हो गया, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक फोरम की तरह एक्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जहां पे वो अपने मुद्दे जो हैं, इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो डिस्कस कर सकती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ताइवान ने रिजेक्ट कर दिया है वन कंट्री टू सिस्टम। जो मॉडल प्रपोज किया था बीजिंग ने, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसमें चाइना ने वन कंट्री टू सिस्टम का जिक्र किया था और इसको रिजेक्ट कर दिया है रिसेंटली ताइवान ने। एंड ये भी कहा है कि सिर्फ ताइवान के लोग जो हैं वही इसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। ताइवान की लोकेशन देख लेते हैं। चाइना के बगल में है, बिल्कुल ईस्ट चाइना सी के नीचे है एंड साउथ चाइना सी के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है। ताइवान का ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक, ऑफिशियली नोन एज रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक आइलैंड है जिसको जो सेपरेटेड है चाइना से बाय ताइवान स्ट्रेट एंड सो कॉल्ड फर्स्ट आइलैंड चेन है ये। देन इसमें इस आइलैंड चेन में यूएस की कुछ फ्रेंडली टेरिटरीज हैं जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ताइवान जो है यूएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसको गवर्न किया जाता है, इंडिपेंडेंटली गवर्नेंस है इसकी मेनलैंड चाइना से। कब से चल रही है ये? 1949 से। मेनलैंड चाइना एंड ताइवान जो है ये अलग अलग हुए थे 1949 में, जब सिविल वॉर खत्म हुई थी, जब क्यूमिनटैंग जो है उसको डिफीट किया था कम्युनिस्ट फोर्सेस में। और क्यूमिनटैंग उस टाइम पे ताइपी जो ताइवान की कैपिटल है वहां पे भाग गए थे क्यूमिनटैंग पार्टी के लोग, और वहां पे उन्होंने एक सेल्फ गवर्नमेंट जो है अपनी सरकार बना ली थी। देन बीजिंग इस आइलैंड को पार्ट ऑफ चाइना मानता है और ये भी कहता है कि अगर हमें फोर्स भी यूज करनी पड़ी इस आइलैंड को कंट्रोल करने में ताइवान को, तो हम उससे किसी भी तरह की झिझकेंगे नहीं। देन मोस्ट कंट्रीज जो है इंक्लूडिंग यूएस वो रेकग्नाइज नहीं करती है ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट और पार्ट मानती है चाइना का। बट यहाँ पे यूएस क्या अपोज करता है कि बाय फोर्स चाइना इसको नहीं ले सकता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेस एक्स को अप्रूवल मिला है कि वो रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेसक्राफ्ट कंपनी, जिसको ऑन करते हैं इलॉन मस्क, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन भी हैं। इनको सर्टिफिकेशन मिल गई है पेंटागन स्पेस फोर्स से, जो यूएस की स्पेस फोर्स है, कि ये रीयूजेबल रॉकेट्स जो हैं यूज कर सकते हैं। और इनके रॉकेट का नाम क्या है स्पेस एक्स के? फैल्कन हैवी रॉकेट, जो लॉन्च करेगा टॉप सीक्रेट स्पाई सैटेलाइट्स। और इसमें फॉल्कन हैवी रॉकेट यूज किया जाएगा विद रिफर्बिश्ड बूस्टर्स, और अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पीरियड के दौरान इसको लॉन्च किया जा सकता है। फैल्कन हैवी जो है इसमें 3 फैल्कन 9 रॉकेट्स हैं, जिससे क्या हुआ कि पावर इनकी ट्रिपल हो जाएगी, जिससे एक बूस्ट मिलेगा रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च करने में। फैल्कन 9 में 9 इंजन होते हैं टोटल फर्स्ट स्टेज में। सो इससे क्या हुआ कि एक फैल्कन 9 में कितने इंजन हैं? 9 इंजन। एंड
फैल्कन हैवी में कितने हो जाएंगे फिर? 27 इंजन्स। तो ये आपने याद रखना है। देन रीयूजेबल रॉकेट्स जो हैं इनको लॉन्च करने का क्या बेनिफिट है? एक तो कॉस्ट कम होगी, कि जो क्या होता है कि मेनली रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं और वो रॉकेट्स बाद में डंप कर दिए जाते हैं, मतलब उसको फिर से हम यूज नहीं कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा नए रॉकेट्स बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी खर्चे को एलिमिनेट करने के लिए और प्रॉपर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए रीयूजेबल रॉकेट्स को डिजाइन किया जाता है। बट रीयूजेबल रॉकेट्स के साथ भी एक प्रॉब्लम है। एक, इनको रिफर्बिश किया जाता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं इसमें, जो भी रॉकेट्स को रीयूज किया जाएगा, तो ये आपने याद रखना है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।